बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज उन शोज़ में से वो शो है जहाँ पे मैं कम बोलूँगी और अपने पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा सुनूंगी, क्योंकि आज मैंने दावत दी है मुल्क के नामवर इंटेलेक्चुअल्स को। मामला ये है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, हम सबको पता है कि एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट, एज़ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है और ये डी डे है जब पाकिस्तान ने अपने अगली हुकूमत चुननी है, पाकिस्तान की आवाम ने अपना अगला वज़ीर आज़म चुनना है। मगर मामला ये है कि तारीख़ तो आ गई, लेकिन लग ये रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही चाहती है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इंतखाबी अमल और इस इंतखाबी प्रोसेस से या तो नाखुश नज़र आती है या फिर अपनी जान छुड़ाते हुए नज़र आती है। अगर मैं मौलाना साहब की बात करूं तो मौलाना साहब को दिक्कत ये है कि उनको मसाइल हो रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के, और उनका मसला धांधली इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी का एक्सेप्ट होना या रिजेक्ट होना नहीं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो कंसर्न्स हैं वो लाइफ थ्रेट के हिसाब से हैं। उनका मामला ये है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक, कोई ना कोई थ्रेट उनको, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी के लोगों को आ रहा है, जिसको वो चाहते हैं कि सीरियस बुनियादों पर ना सिर्फ सुना जाए बल्कि एड्रेस किया जाए। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में भी लाडला थी और इस टाइम पर भी उनकी लाडले की ही सिचुएशन है, क्योंकि रोना धोना सबसे ज़्यादा पीटीआई कर रही है, चाहे वो कागजात नामजदगी के हवाले से हो, चाहे वो तजवीज़ और तायद कुनंदगान के अगवा के हवाले से हो, चाहे वो कागजात नामजदगी के एक्सेप्टेंस के हवाले से हो, या चाहे वो कागजात नामजदगी के मुस्तरद करने के हवाले से हो, यहाँ तक कि ज़मानतों को लेकर के भी जहाँ जहाँ जिस अदालत से उनको रिलीफ मिल रहा है वो अदालतें बहुत अच्छी, और जहाँ जहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही वो अदालतें और वो जज साहिबान सबसे बुरे। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सबसे ज़्यादा शिकायत और सबसे पहले शिकायत करने का सिलसिला शुरू किया था, उनकी तरफ से भी यही देखा जा रहा है कि जैसे कुछ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, उनका लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सुकड़ कर ना होने के बराबर रह गया है। जिस टाइम पर मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, बिलावल भुट्टो पंजाब के लाहौर के दौरे पर हैं, लेकिन वो दौरा कहाँ कर रहे हैं? बिलावल हाउस में ही कर रहे हैं या अपने चंद लोगों के बीच में कर रहे हैं? ये अपनी जगह पर एक सवाल बरकरार है कि बड़े पैमाने पर मासिव पीपल के साथ जो उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक एंगेजमेंट है वो अभी तक क्यों नहीं नज़र आ रही। अगर मैं नून लीग की बात करूँ तो अंदरूनी तौर पर टिकट के मसाइल जारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक पंजाब के हवाले से ये फैसला नहीं कर पाई है कि उनको वो टिकट किसको, कहाँ और कैसे देना है। एक तरफ वो इलेक्टेबल्स हैं जिनको गारंटी दी गई थी, और शहबाज शरीफ साहब की गारंटी के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद करना है, क्योंकि कमिटमेंट यही है। और अगर उन गारंटी वाले हजरात को केटर किया जाता है तो ऐसे में PMLN के जो अपने उम्मीदवार हैं वो साइड लाइन हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। अब इस क्राइसिस के साथ PMLN इंतखाबात में जाना चाहती है, ये तमाम सूरत हाल है जो कि हम अपने इंटेलेक्चुअल्स के साथ आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, इलेक्शन तो हो रहे हैं, 8 फरवरी को ही हो रहे हैं, और क्या साफ और शफाफ हो रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू सर। रहमान, शुक्रिया बेनिश साहिबा। देखिए, इलेक्शन फिलहाल तो जो नजर आ रहा है वो 8 फरवरी को डेडलाइन दी हुई है, लेकिन इससे पहले भी जो है वो अटल फैसला हुआ था जब मार्च के जो मई 2023 के अंदर इलेक्शन होने थे, तो तब भी जो है वो फैसला अटल था। और हद ये है कि पार्टियों ने पैसे पकड़ लिए थे टिकटों के। खास तौर पे आपको याद होगा कि दमान पार्क में करोड़ हाँ नहीं तकरीबन 3.25 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा किया गया था। वो जो पैसा था क्या वो बैंकों में पहुंच गया या पार्टी अकाउंट में गया या उसका कोई अता पता आपको नजर आया? इसी तरीके से दीगर पार्टियों का भी जो है वो हाल है। तो दूसरी तरफ यह है कि वो भी फैसला अटल था, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ मजबूरियां हैं, मुल्क के हालात हैं, और फिर हमने ये देखना है कि आने वाले वक्तों में जो अगर मौलाना फजलुर रहमान है जिनका एक बड़ा असर और रसूख है न सिर्फ उनका KP के अंदर बल्कि बलोचिस्तान और अब अंदरून सिंध में उनका एक काफी जो है वो तूती बोलता है। फिर हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और मौलाना फजलुर रहमान ने वहां बाकायदा जो बल्दियाती इंतखाबात थे
उनके अंदर मैदान मारा था। और इसलिए उनकी बात को बराह रास्त रद्द कर देना, अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मौलाना के ऊपर भी हैं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब के ऊपर मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं, गाड़ी के ऊपर खुदकुश हमले हुए, गाड़ी तबाह हो गई, बुलेट प्रूफ होने की वजह से जान बच गई। इसी तरीके से दीगर लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। मेरे ऊपर हालिया अभी मैं अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए जंग गया हुआ था, वहां एक छोटा सा आईईडी एक्सप्लोजन हुआ, सब टीवियों ने जो है वो बताया उसके मुतालिक। तो ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत सारे मौजूद हैं। और फिर खुद वजीर आजम जो है हमारे निगरान, वो इसका इजहार कर चुके हैं कि 60% जो है वो दहशतगर्दी के अंदर इजाफा हुआ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना शहादतें ले रही हैं, और छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बड़ी शहादतें। एक एक दिन में 23 बहादुर जवान इस धरती के सपूत जो है वो अपनी जान हमारे मुल्क के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई मामूली बातें नहीं है। फिर तीसरी तरफ जो है जरदारी साहब ने भी इसका हल्का फुल्का इजहार किया कि ताखीर हो सकती है इसके अंदर। बहरहाल मकसद ये है कि इलेक्शन तो शफाफ होंगे। इसमें मेरा ख्याल है कि हमें पहले से ही इस माहौल को परागंदा करने की जरूरत नहीं है। हमें बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए, और फिर उसकी वजूहात हैं। पहली बात यह है कि ये कोई 1960 की दिहाई तो है नहीं। अब मॉडर्नाइजेशन है, इसके अंदर जो है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, इसके अंदर गैर मुल्की मुबस्सरीन की मौजूदगी के अंदर, और फिर तमाम सोशल मीडिया की मौजूदगी के अंदर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह से आज़ादी का इजहार करता रहा है और कर रहा है, आप उनमें से एक खातून हैं बिल्कुल, और क्या आपने कोई चीज है जो छुपाई है? तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन के ऊपर एक जानबूझ के ऊपर कोई वो इल्जाम लगाना या उसको पहले से मुतनाजा इसलिए करना कि अगर तो हम जीत गए तो बहुत अच्छा, जैसे अभी आपने बिलावल साहब की मिसाल दी कि जब लोग शमूलियत हो गई तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो काफी हद तक लेवल हो गई, लेकिन जब तक नहीं थी तो फिर वो अनलेवल जो लेवल था वो आउट था। अब मसला यहाँ यह है कि जो अगर जीत गए तो इनकलाब कहलाएंगे, अगर हार गए तो एजिटेशन का रास्ता अपनाएंगे। असल मकसद देखने की जरूरत है। मकसद यह है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, क्या 9 मई के वाकयात के अंदर वो लोग जिन्होंने शरपसंदी फैलाई, जिन्होंने दहशतगर्दी की, जिन्होंने जो है वो सानिया एपीएस के बाद जिस तरह के वाकयात पाकिस्तान में देखने को आए, यकीन मानिए इसकी दुनिया में मिसाल कोई नहीं मिलती। मुझे आप ये बताएं, यहीं पे जरा होल्ड कर लें अब्दुल्ला साहब, यहीं पे होल्ड कर लें, क्योंकि ये इस हवाले से मुझे एक अलग डिस्कशन रखनी पड़ेगी, वो भी मैं आज ही के शो में करूंगी, लेकिन मैं पहले बाकी पार्टिसिपेंट को शामिल कर लूं क्योंकि बहुत सी चीज़ें फिर एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। सबसे पहले मैं अभी बरेलवी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन ही होंगे कि सिलेक्शन होंगे? अब्दुल्ला गुल साहब सीम्स वेरी सेटिस्फाइड। जाहिर सी बात है, ये जिस तरह की रिपोर्ट्स देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ठीक हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं ना कहीं हर दौर में रौनक कोई ना कोई चलता रहता है। आपको लगता है कि इलेक्शन है कि सिलेक्शन है सर? मेरी जगह अब्दुल्ला मेरे लिए बड़े इसलिए काबिल एहतराम है कि मेरी इख्तलाफ अपनी जगह, वालिद बड़े मेरे इनसे नियाजमंदी के ताल्लुक से, उनकी बड़ी कुर्बानी भी थी, और खुद तो मैं इनके घर पर आया तो उस वक्त ये नौजवान थे। अब ये जो कुछ कह रहे हैं अपने उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन देखिए एक यानी ये किसे नजर नहीं आ रहा। मैं 9 मई के वाक़े में हम कह रहे हैं 7वां हो गए, इन आईजी पुलिस को बरतरफ करना चाहिए। उस FIA, IBA मुतालिका इदारे एजेंसियों को जो लाहौर में मौजूद थे, उन लोगों को इस वक्त जेलों में होना चाहिए कि तुम उस दिन क्या कर रहे थे जब चंद सौ लोग दंदनाते हुए सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, 9 माह बाद भी वो केस नहीं पेश कर सके, और ये इतने एफिशिएंट होते हैं। बेनिश आपको पता है ना, मैं अगर किसी का खड़ा हो जाऊं तो ये मुझको ये साबित कर देंगे कि तुमने मोबाइल छीना, तुमने सिग्नल तोड़ा, और मुझे जेल तक पहुंचा देंगे। इतनी हमारी एफिशिएंसी पुलिस की है। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो रहे हैं और ये शोर मचा रहे हैं, आपने भी इब्तिदा में कहा तहरीक इंसाफ वाले, मैं ये कह रहा हूं कि आप उनको नाअहल करार दे दें जिन्होंने 9 मई मुलविस थे। लेकिन ये कैसी बात है कि कैसरा इलाही ने तो कोई जुर्म नहीं करा था ना, उसको कम से कम दरवाजे में खड़ी रही और कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए थे। परवेज इलाही को चले छोड़े, वो तो मुजरिम थे। वो क्या कुरैशी साहब की बेटी कौन है, उसने कौन सा किया था कि उसको आपने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दी? आपने जो है वो यानी ये जो इस तरह के, मैं कितने नाम लूं, यानी खवातीन, बहुओं, बेटियों को, भाई वो तो एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मेरा और लगाली साहब का भी हक हासिल है कि कागजात देके जाऊं। अब आप रिजेक्ट तो बाद में करें, वो तो कागजात ही नहीं उन्होंने लेने दिए।
कल रात को ड्रामा पूरी दुनिया ने देखा जो जरताज गुल के साथ आया, क्या शर्म नहीं आई उन लोगों को जो पिशावर में हो रहा था? तो ये मुझे ज्यादा बहस वगैरह में नहीं पड़ रहा, वो जो देख रहा हूं मैं। बरेलवी साहब, आप सर आप सीधी बात में बैठे हैं, आप बहस करें। नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप बहस में पढ़े। हमने तो बहस करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि सर देखें, अगर आपने जरताज गुल की बात की तो दूसरा कह रहा हूँ, फिरदौस शमीम नकवी जो बेचारा कैंसर का मरीज है, वो तो अस्पताल में पड़ा हुआ था, उसके आपने कागजात नामजद की मुस्तरद कर दी, चले आज चले मंजूर कर लिए। यानी जो किसी क्राइम में मुलव्विस हो, करप्शन में मुलव्विस हो, दंगा फिसाद में मुलव्विस हो, हमीद गुल साहब के साथ मैं इनसे कहूंगा, अब्दुल्ला गुल साहब कम से कम वहां ये पैगाम तो दे कि क्या सारी दुनिया को मैसेज जा रहा है, क्या आप कागजात भी नहीं ले रहे? अब्दुल्ला गुल साहब तो इसका जवाब देंगे बरेलवी साहब, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं बरेलवी साहब, आपने जरताज गुल का जिक्र किया, जरताज गुल क्या 9 मई में शामिल नहीं थी? शामिल थी। चले आप पूरा तमाशा दिखाएंगे पेशावर ले जाके पूरे उसके ऊपर। अच्छा, कैसर इलाही किसमें शामिल थी? नहीं, पर वो तो पेशावर खुद गई थी ना बरेलवी साहब, उनको कोई लेकर नहीं गया था, वो तो पेशावर खुद गई थी रिलीफ लेने के लिए। कहीं मुलव्विस थे या ये क्या कुरैशी की बेटी का नाम क्या है, ये थी मेहरबानो कुरैशी, बुनियाद पे आपको किस बात पे मुस्तरद किए? आप कागजात ही नहीं ले रहे, और इधर शरीफों के 100% एक्सेप्ट हो गए, जो अभी तक ये फैसला नहीं हुआ वो अहल है या ना अहल है। इस तरह तो ना करें ना आप। मरियम बीवी पे अभी तक केसेस नहीं हुए सर, बरियत हो गई है मरियम नवाज के केसेस की, तो बरियत हो गई है। आपका पॉइंट आ गया सर, आ गया। जरा लगारी साहब को शामिल करते हैं। लगारी साहब, बरेलवी साहब तो बड़े ही गर्म हुए हैं, मुझे लगता है कराची में ना अभी गर्मी है, लाहौर में बड़ी सर्दी है, हम लोग ठंडे ठंडे हैं, हम ठंडे ठंडे हैं। बरेलवी साहब बहुत गर्मी खा गए हैं। लगारी साहब आप मुझे बताएं। आपने कहा बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम करेंगे बहस सर, डट के करेंगे बहस। यहाँ पे कोई पीटीआई वाला नहीं है, हम सारे अपने हैं, हम आपस में खूब गर्मा गर्म भी और ठंडी बहस भी करेंगे। ये बहस करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। लगारी साहब, आपको क्या लगता है, इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, आप बरेलवी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करते हैं, आप अब्दुल्ला गुल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करते हैं कि आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है? आप कहाँ खड़े हैं लगारी साहब? एक तो ये कि बरेलवी साहब का मुझे पूरी गुफ्तगू समझ में नहीं आई। अब्दुल्ला गुल साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी है और मुझे उसमें इख्तलाफ की या इत्तेफाक का कोई मसला नहीं है। उन्होंने एक नुक्ते नजर रखा और एक मंजरनामा उनके सामने था और उन्होंने उस तरह से उसको पेश किया जिस तरह से वो देख रहे हैं। आप भी अपने अंदाज से देख रही हैं, मैं अपने अंदाज से देख रहा हूँ। और लाडले जो हैं वो सब लाडले ही होते हैं, और लाडलू के बारे में ये होता है कि कभी वो थोड़ा सा उतरे हुए होते हैं, लेकिन वो होते ऐसे हैं कि आर्जी तौर पर उनको जो है दिल से जरा दिल से भी नहीं किया जाता है, बल्कि जरा सा मंजर से एक तरफ कर दिया जाता है। और असल मसला ये होता है कि इनकी जो पॉपुलरिटी को नुकसान पहुंचे वो बहाल हो जाए, और उसकी जो मकबूलियत जरा सा जंग आलूद हुई है उस पर से जंग उतर जाए, वरना उनके सारे के सारे दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं। हर तरह के दरवाजे 9 मई के बाद भी खुले होते हैं, 9 मई से पहले भी खुले हुए थे। आपने देखा था कि कोर्ट्स जो हैं वो दरवाजों पर जाकर उनको रिसीव करती थी और कोर्ट जो है वो वहां से वेलकम शुरू करती थी। आप नहीं आए 1 घंटे के बाद, चले आप अगले घंटे आ गए, कमरे आ गया। 8 पेशियां एक दिन में होता है कि इस तरह से बार बार बुलाकर आजा मेरे पालमा तेरा इंतजार है, इस तरह की आवाजें लगाई जा रही कोर्ट में से। तो ये हुआ है ना हमारी आंखों के सामने, इसलिए कि लाडले थे। और उसके बाद जो 9 मई हुआ, तो 9 मई के वाक़े के बाद अगर ये लाडले रखे जाते इस तरह से तो फिर जाहिर है एक और गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन दिल में लाडले अब भी हैं, सिस्टम के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, काबिल एहतराम इदारों के लिए उनकी मोहब्बत, उनका प्यार कम नहीं हुआ। 2022 की जनवरी फरवरी में जब महसूस किया गया कि इसकी मकबूलियत कदरे कम हो गई है, बल्कि बहुत ही कम हो गई थी, तो बस मकबूलियत की बहाली का नया तरीका निकाला गया कि इनको जो है जब मदद छोड़ दी जाए, बस इतना किया जाए कि जनाब हम जो है न्यूट्रल हो रहे हैं। जब न्यूट्रल होने का कहा गया तो इन्होंने तो वो गालियां दी हैं कि किसी ने सुनी नहीं होगी ऐसी। अच्छा, तुम न्यूट्रल हो गए हो, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, तुम मीर सादिक हो गए हो, तुम मीर जाफर हो गए हो, और इतना कुछ भी बर्दाश्त किया गया, उसके बावजूद भी मशवरे दिए गए, उसके बावजूद भी उनके साथ रहे। जब न्यूट्रल होने का कहा गया तब भी साथ लाडले का दिया जा रहा था, लाडले को कंधे पर बिठाया हुआ था और लाडले को सब कुछ कहने, सब कुछ करने की इजाजत थी, तब भी
जब ये कहा गया कि न्यूट्रल है, मशवरे वही दिए जा रहे थे। उसने अब सबके सामने का, सारी दुनिया के सामने मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि आप असम्बलियां तोड़ दें। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ने से पहले इतनी मर्तबा वो नाराजगी का, गुस्से का, इश्तियार का इजहार कर चुके थे, गालियों समेत और तबर्रुम समेत और लानतान समेत सब कुछ कह चुके थे। उसके बावजूद भी मशवरे उन्हीं को दिए जा रहे थे। तो हम ये समझते हैं कि ये खेल होता है, और हम लोग हम जब कभी जाकर वो डुगडुगी वाले का मैच देखते थे ना, वो देखते थे कि वो क्या क्या दिखा रहा है और आंखों से क्या गायब कर रहा है, क्या सामने नजर आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है, तो वो चीज हमें समझ में नहीं आती थी। अब समझ आया कि लगारी साहब, लेकिन एक मामला ये भी है कि मुझे तो यही लगता है अभी, अब क्योंकि जाहिर बात है आप दोनों मेरे उस्ताद हैं, मतलब बरेलवी साहब भी, आप भी हमारे उस्तादों में से हैं, तो मैं ज़रा थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूंगी। ये इसीलिए ना इस किस्म के शोज़ मुझे बड़े पसंद आते हैं, मैंने इसलिए ये नशिस्त रखी है कि कुछ अपनी दिल की भड़ास भी निकल आती है। सर मुझे तो लगता है इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं। जरताज गुल को रिलीफ मिला है, पेशावर हाई कोर्ट ने ये नहीं देखा कि भाई ये खातून 9 मई में जो है वो रियासत के ऊपर धावा बोल रही थी, पेशावर हाई कोर्ट ने ये देखा कि भाई मेरी बेटी आई है, चले जी बिठा कर इनको खाना खिलाएं और चलें, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। मतलब ये लाड ही तो हुआ। अगर कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने की बात है तो सर सबसे पहले वो जो उमैर नियाजी साहब है, नाम तो सुना ही होगा ना, उमैर नियाजी साहब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाकर के वो आरोज वाले पूरे मामले के ऊपर कहा था, जिनके बारे में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि मैं उमैर नियाजी से ये क्यों ना पूछूं कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए। ये 2 मिसालें सिर्फ मैंने देख के आपको कुछ दाने जो है वो चखाए हैं। इसके बावजूद भी अगर ये इल्जाम लगे कि आज का लाडला कोई और इमरान खान नहीं है, तो सर क्या ये खुला तजाद नहीं है? आज का लाडला कौन है? नजीर लगारी साहब मुझे ये बताएं। लाडले जो होते हैं वो लाडले ही होते हैं, जो कभी भी लाडले रहे हों उनको ही लाडला कहा जाता है। तो इमरान खान कब लाडले नहीं रहे? मैं तो कभी नहीं कहा है कि वो लाडले नहीं है। मेरा तो मौके भी यही है कि उनके साथ लाड प्यार का सिलसिला जारी है। सही। और बात यह है कि अदालतें अपने जज्बात को नहीं इजहार करती हैं, कानून को सामने रखती हैं। आप ये कानून का कोई बेटा नहीं है, कानून की कोई बेटी नहीं है। सही। और कानून का कोई नहीं है गुड टू सी यू, कोई नहीं होता है। कानून का कोई नहीं होता है कि जाएं आप रात भर अपने दोस्तों को साथ ले जाएं, लेकिन 10 दोस्तों को साथ ले जाइएगा और गेस्ट हाउस में जाकर आराम करें, खाएं पिएं, मजे करें, सोएं और आराम से उठकर चले जाएं। ये कभी नहीं होता है। यही कहा गया था ना कि जाएं। और फिर उसने जाकर क्या कहा था? उसने ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी पर 9 मई हुआ, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे तो फिर 9 मई होगा, ये कहा था। तो इसमें और कौन सा कन्फ्यूजन की जरूरत है? किस कन्फ्यूजन की जरूरत है? तो वो तो लाडला अब भी लाडला है। और उसके जब भी नंबर बढ़ाए जाते हैं, ग्रेड बढ़ाया जाता है, पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाती है, मकबूलियत बढ़ाई जाती है, चाहे एक इदारा कर रहा हो चाहे दूसरा इदारा कर रहे होते हैं। सही बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे जहां पर हम इस ब्रेक के लिए जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, नज़ीर लगारी साहब एंड मुजाहिद बरेलवी साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, जो आज तक, जब से हमने इलेक्शन कवरेज शुरू की है आज तक कभी भी किसी ना किसी पार्टी को तो ये प्रॉब्लम हुई हुई है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं अपने एक्टिव करियर की बात करूँ तो हम आगाज़ कर लेते हैं 2013 से। 2013 में पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी क्योंकि दहशतगर्दी की जंग बिल्कुल अपने अरूज पर थी, दहशतगर्दी भी अपने अरूज पर थी। उसके बाद हमने देखा कि 2013 के बाद 2018 आया तो नून लीग को दीवार से लगाया गया, एंड नाउ दिस टाइम रेस्ट इज हिस्ट्री। पूरी सिचुएशन आपके सामने है। ये जो आइडियल लेवल प्लेइंग फील्ड है कि ये होगी तो उसके बाद इलेक्शंस को साफ शफाफ माना जाएगा, ये किस बला का नाम है अब्दुल्ला गुल साहब? मुझे बता दें। ये एक नया जुमला आ गया है और बड़ा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम पे, मार्केट का है ये जुमला। और ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है जब आपको मिले और आपके लिए हर किस्म की इसके अंदर जो है वो सहूलतकारी हो, आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके चीजों को देखा जाए, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाती है और ये आपके हक के अंदर जो है वो बेहतरीन हो जाती है। और अगर ये आपके मुखालिफ के हाथ में चली जाए तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो होती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती। अब इसके ऊपर एक मिसाल दे देता हूँ।
आईएसआई के अंदर जो पॉलिटिकल सेल है वो किसी और ने नहीं बल्कि भुट्टो साहब ने बनाया था। और उसके बाद किसी पार्टी ने, चाहे वो पीटीआई की थी या वो पीपल्स पार्टी की थी या वो मुश्तरका थी या वो मुस्लिम लीग की थी, उन्होंने इसके अंदर ये सेल खत्म नहीं किया, क्योंकि ये वो हथियार था जो अपने हाथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके मुखालिफ के हाथ में चला जाए तो ये बहुत बुरा लगता है। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके अंदर कहते हैं कि हम मेरिट में बेशक कम ही क्यों ना हो, लेकिन हमें मौका दे दिया जाए एक दफा, तो फिर हम जो है वो सबको ही लेवल कर देंगे, इस धरती को भी लेवल कर देंगे, इसकी मईशत को भी लेवल प्लेइंग कर देंगे। देखिए, मकसद ये है कि मिसाक जमहूरियत किया गया, लेकिन मिसाक गुर्बत नहीं किया गया इस मुल्क में, मिसाक दहशतगर्दी नहीं किया गया, मिसाक मईशत नहीं किया गया, मिसाक जो है वो कश्मीर नहीं किया गया। ये क्यों नहीं किया गया, ये सवाल तो मेरे ख्याल में आवाम को पूछने चाहिए। नहीं, जवाब दे देती हूँ। नहीं, अब्दुल्ला साहब, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते थे। अगर मैं पिछले 4 साल के दौर की बात करूं, इमरान खान साहब ने तो चोर डाकू लुटेरे का राग अलापा हुआ था, वो नहीं बैठना चाह रहे थे, वो कहते मैंने नहीं बैठना। हाँ, एक मिनट, एक टाइम आया था, अलाउ मी टू कंप्लीट। एक टाइम आया था, वो कह रहे थे अगर मैं बात करूंगा तो जो मुल्क के सही हुक्मरान है ना, यानी फौज की बात कर रहे थे, मैं उनसे बात करूंगा, इन चोर डाकू लुटेरों से मैं बात नहीं करूंगा। तो अब बताएं कैसे बात होगी? ये बात तो आवाम को पता है, ये मुझे पता, मैंने जवाब दे दिया, बताएं कैसे बात होगी? मेरी बहन, आप भी जो है ना वो एक तो उम्र की कम है, ऊपर से बोली है। मैं ये आपको बताऊं, ये जो फिर पंजाब के जिसको डाकू कहते थे, उनको सदारत का ओहदा किसने दिया था? वो जो एक वक्त में एमक्यूएम के ऊपर तरह तरह की दहशत गर्दाना इल्जामात लगाते थे, वो हुकूमत का हिस्सा किसके साथ बने? तो किसके साथ नहीं बैठना चाहते थे? सबके साथ बैठना चाहते हैं। एएनपी के साथ जो है वो बात करने के लिए बैठे, दे आर पोल्स अपार्ट। वो बिल्कुल उनके नजरियात जो है वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ये देखें, ये सारी कहने की बात है। अभी बात हो रही थी पिछले सेगमेंट में कि जनाब लाडलापन, नदीर लगारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सीनियर हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। ग्लैड आपका एक पैनलिस्ट के साथ तो इत्तेफाक हो गया ना, कंटिन्यू। नहीं, मैं खुश हूं सर, आज मैंने मिठाई खानी है। मिठाई मंगाएं जी, मिठाई मंगाएं। मकसद यहाँ ये है, वो पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम बड़ा जबरदस्त है, कमाल है। मतलब ये है कि आम चोर डाकू जो है ना, जब वो भी जाता है, कोई आम मुजरिम जाता है अदालत में, तो वो मर्सिडीज के प्रोटोकॉल में जाता है, उसको जो है वो हाजिरी जो है वो आके लगाई जाती है। ये बड़ा अच्छा काम है। वो बख्शी खाने में नहीं रखा जाता, वो पुलिस प्रिजनर वैन में नहीं जाता, वो मर्सिडीज गाड़ी में जाता है। वो वहां उसको जो है हर प्रिजनर को वो जॉगिंग मशीन दी हुई है, उसके मुट्ठी चापी रख करने के लिए लोग दिए में, उसके घर वाले बकायदा दंदनाते जेलों में जाते हैं और बगैर और फुल प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। आम लोगों के साथ भी यही होता है। यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, यही पाकिस्तान का जो है वो कानून है। इसके ऊपर ना किसी अदालत, देखे ना, अदालत के वो पट्टी बंदी होती है। वाकई अब मुझे समझ आया इतने अरसे के बाद वो पट्टी क्यों बंदी होती है। वो पट्टी बंदी होती है, वो थोड़ी देर आंख उठाई जाती है, फिर उसके बाद पट्टी बांध ली जाती है। फिर कभी सासू माँ जो होती हैं वो हावी हो जाया करती हैं। फिर जो वो लोग हैं जिनके ऊपर, अगर हम बरेलवी साहब की बात कर लें, मोहतरम है हमारे, और बिल्कुल मैं बड़ा दिल से एहतराम करता हूं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अगर जरताज गुल साहिबा की बात कर ली जाए, तो जिन लोगों ने शोहदा की तस्वीर के ऊपर, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उनके लिए जो है वो पाकिस्तान के कानून के अंदर जगह होनी चाहिए। चले, अच्छा सवाल है भारत में अब्दुल्ला भाई, यही रोक ले। आपने देखे बरेलवी साहब का नाम लिया, उनसे मुखातिब करके आपने एक सिचुएशन सामने रखी, इसी का जवाब ले लेते हैं। बरेलवी साहब, अगर समंदर को कूजे में बंद करूं तो अब्दुल्ला गुल साहब का भी और मेरा भी सवाल यही है कि क्या 9 मई के जिम्मेदारान को 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए सर, हाँ कि ना? ये तो आपने कहा जरा मेरे आवाज में हल्की रखूंगा, उससे भी ज्यादा हल्की रखूंगा, इसलिए कि मैंने फिर ये कहा कि मुझे कहता ही अच्छा नहीं लगेगा कि अगर अब तारीख में ये भुट्टो साहब की गए कि बजा तौर पर दुरुस्त फरमाया कि आईएसआई का सेल उन्होंने बनाया, लेकिन बसत एहतराम हमीद गुल भुट्टो साहब का आज मर्डर केस खुला है, और अगर पूरा केस खुलना चाहिए, ये नहीं उनका मर्डर क्या हुआ। भुट्टो साहब के दौर में बड़ी ज्यादतियां हुई, ख्वाजा साद रफी के वालिद भी कंप्लेनर हैं, और शमसुद्दीन भी हैं, जेलों में क्या होता था, आईनी तरामीम क्या की, भुट्टो साहब ने बहुत गलतियां की। मुबशर हसन के साथ क्या किया, मीरान खान के साथ किया, बलूचिस्तान में क्या किया, रावलपिंडी में क्या साजिश केस क्यों बना, पिंडी में क्या हुआ, वो सब चीजें खुलेंगी।
लेकिन हमीद गुल साहब ने जो उनको खुद कहा, उन्होंने जब 1988 में मेरे IGI बनवाने वालों में वो फखरिया कहते थे कि मैंने बनाई, एयर मार्शल अजहर खान केस खोले तो उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो को हमने कम सीटें इसलिए दिलवाई कि अगर वह फ्लूट मेजोरिटी में आती तो इंतकाम लेती। और आपको याद होगा कि बेनजीर को 94 सीटें मिली थी, तो फिर ISI के कहने पर 15 सीटें MKM को वो मिली। यही नहीं बल्कि जनरल असलम बेग और गुलाम रजा खान के कहने पर हमीद गुल साहब ने और असद दुरानी ने लोगों को पैसे बांटे, करोड़ों पैसे बांटे। वो एयर मार्शल अजहर का केस में है और असद दुरानी MI और ISI के चीफ है। उन्होंने अपने हलफनामे में ये आया और कौमी असेंबली में हलफनामा पढ़ के सुनाया गया कि ISI और MI ने जो है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में, और ये इतना बड़ा क्राइम है कि वो केस भी खुलना चाहिए। यही नहीं बल्कि उसामा बिन लादेन से $1 करोड़ लिए गए उस तहरीक अदम-ए-एतमाद जो बेनजीर को बनाने के लिए की गई थी, वो केस भी खुलना चाहिए। हुआ या नहीं हुआ? ये क्राइम नहीं था ये। अच्छा, ये होगा तो कौमी मफाद में। उस वक्त अगर असद दुरानी और हमीद गुल ये कर रहे थे कौम की सलामती के लिए, कौम की मफाद में, भुट्टो दुश्मन था, बेनजीर से बड़ी दुश्मन थी, एजेंट थी, इसलिए हम ये कौमी फरीदा अंजाम दे रहे थे कि पैसे दे के लोगों की वफादारियां बदल रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी की पैसे दे के उनको खरीद रहे थे। ऐसे ही है। नहीं बरेलवी साहब, लेकिन ये जो 9 मई वाले हैं, ये जो 9 मई वाले इन्होंने जो किया रियासत के ऊपर, नहीं सर, ठीक है नहीं सर, मैं आपको जवाब, सर मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं ले देती हूँ जवाब, लेकिन मुझे पहले इस चीज को तो ठोस तरीके से एस्टैब्लिश। अच्छा चले, आप बड़े हैं बरेलवी साहब, आप बड़े हैं तो आपका एहतराम करते हुए मैं पहले जवाब ले लेती हूँ अब्दुल्ला साहब से, वरना अदरवाइज तो बेसिकली तो मैंने आपसे ये सवाल करना था कि 9 मई जैसा वाकया क्या पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि नहीं हुआ, इसको लोग एक ऑर्डिनरी वाकये के तौर पर क्यों देख रहे हैं। जी अब्दुल्ला साहब, आप जवाब दे दे बरेलवी साहब को ताकि मैं आगे बढ़ सके। जी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि बातों को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, खासतौर पे जब आप इतने सीनियर और तजुर्बेकार हों। मेरे वालिद जब रिटायर हुए, उन्होंने रिटायरमेंट ली, उसके बाद जनरल शमसुर रहमान कल्लू रिटायर्ड जो थे, उनको ISI का सरबराह लगा दिया गया। उसके बाद जो है जनरल असद दुरानी आए। ना मेरे वालिद के ऊपर कभी पैसे बांटने का या उसामा बिन लादेन के हवाले से पैसे वो $1 करोड़ का इल्जाम ना लगा, और ना तारीख के अंदर इसका कोई जिक्र है, और ना ही अगर असद दुरानी साहब ने जाकर अदालत में वो बयान पढ़ा। एक सेकंड जनाब, बारी बारी कर लें सर, बारी बारी। लगारी साहब भी हैं बीच में, उनको प्लीज इग्नोर ना करें, मुझे लगारी साहब को भी शामिल करना है। वो बयान पढ़ा तो क्या मेरे वालिद का नाम उस केस में था? तो नहीं था। इसका मतलब है कि वो असलम बेग साहब और दुरानी साहब थे। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट ना किया जाए, ये मेरी गुजारिश है। दूसरी बात IGI की, मेरे वालिद ने बिल्कुल कहा कि हाँ हमने बनाई, और उसके अंदर कहीं ये नहीं कहा कि कम सीटें दिलवाई गईं। कहा ये कि एक मुकाबला करना था, क्योंकि एक सर्ज थी और सर्ज के खिलाफ एक इत्तेहाद को कायम करना था। वो ये कहा था। सीटों की हेर फेर की बात कहीं एक जगह अगर मुझे कोट कर दें जहां उन्होंने ये बोला हो, तो जो चोर की सजाए मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तीसरी चीज यह है कि जहां उन्होंने ये बात कही थी IGI की, तो वहां उन्होंने ये भी कहा था और खत लिखा था बकायदा उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो को, कि जनाब उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है उस खत के अंदर, और ये इसका उन्होंने अखबार में भी और टीवी में इसका बकायदा इजहार राय किया कि मुझे आप अदालत बुलाएं ताकि मैं फिर सच्चाई बयान करूं। क्या आप वो सच्चाई सुन सकेंगी? जिसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात है वो जिसको अब आप जो है वो असली सवाल पूछे जो बरेलवी साहब से, कि क्या 9 मई के अंदर जो भी लोग दहशतगर्दी के वाकयात में GHQ को तोड़ने में, जिना हाउस को जलाने में, रेडियो पाकिस्तान को नजर आतिश करने में और MM आलम का जहाज जलाने में, 200 से ज्यादा सरकारी इमलाक को, ISI के दफातर को जलाने में जो मुलविस थे, क्या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना जवाब दें। बरेलवी साहब अब इसका जवाब दे दे, मैंने लगारी साहब के पास भी जाना है। जी जवाब दे बरेलवी साहब। लगारी साहब को आ जाए, मेरे सीनियर है, क्योंकि बात से बात बढ़ेगी। इन्होंने ये एडमिट किया ना, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हमीद गुल साहब ने बनाया था। अच्छा ओके
चले ये वाली बहस नहीं, वो जवाब नहीं देंगे बिनीश पीपी, वो जवाब नहीं देंगे। चले नहीं कोई बात नहीं। लगारी साहब 9 मई वालों को 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा प्लीज लगारी साहब को सुन लें, चले लगारी साहब को सुन लें, ठंडा होकर शो करें। जी लगारी साहब। इस बारे में मैं बहुत क्लियर हूँ। जी सर। 9 मई का वाकया संगीन था, लेकिन 9 मई के किसी वाकये में मुलव्वस किसी शख्स को जब आप अदालती प्रोसेस में लाकर कन्विक्ट करेंगे तो वैसे ही नाअहल हो जाएगा। आपने अगर 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अपराध को कन्विक्ट कर दिया है, अदालतों ने फैसला कर दिया है, तो ना तो बरेलवी साहब उनकी वकालत कर सकेंगे ना मैं वकालत कर सकूंगा। जो सजा याफ्ता होगा वो वैसे ही नाअहल होगा। आप कोर्टों से कोर्टें सजा दे दें, और मैं सब कुछ हमने देखा, आंखों से देखा था किस तरह से ये जब कुछ चल रहा था, किस तरह से जिना हाउस पर अटैक हुआ है, किस तरह से GHQ पर जाकर नारे लगा रहे थे, जिस तरह से अपना मियांवाली में सरगोदा में जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से MM आलम के जहाज में चलाया गया, कोई चीज हमसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन इन तमाम लोगों को, जितने भी तमाम लोग थे जिन पर ये सारे के सारे इल्जामात थे, इन इल्जामात को कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से उसको कंडेम करके उसकी कन्विक्शन देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है। सॉरी लगारी साहब सॉरी, मैं कंटिन्यू करूंगी ब्रेक के बाद, मुझे बहुत ज्यादा ब्रेक का प्रेशर कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यही से डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। लगारी साहब कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन प्लीज जरा मुझे ये बता दें, आप बरेलवी साहब के भी सीनियर हैं, क्योंकि बरेलवी साहब ने कहा कि लगारी साहब मेरे सीनियर हैं, क्योंकि अगर वाकई आप उनके सीनियर हैं, चले अगर सीनियर नहीं भी हैं, कॉलीग तो हैं, आप बरेलवी साहब को क्यों नहीं समझा रहे हैं? हालात देखिए कहाँ जा रहे हैं भाई, ये मुल्क के साथ क्या हुआ है। 9 मई तो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई है पाकिस्तान के अंदर, और गलत चीज हुई है, ये गलत मिसाल बनी है। तो उनको आप समझा क्यों नहीं रहे हैं? आपको परवाह नहीं है बरेलवी साहब की कि किस डगर पे जा रहे हैं? जी सर। मैं बरेलवी साहब का एक तो ये दिल से एहतराम करता हूँ, वो मेरे बड़े हैं, मेरे लीडर हैं, और लगातार 5 साल वो प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रहे। मैं उनके एक जूनियर के तौर पर, एक आम मेंबर के तौर पर उनके साथ रहा हूँ, तो मेरी कोई हैसियत नहीं उनके मुकाबले में। वो बहुत बड़े दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं, सब कुछ हैं। लेकिन 9 मई के वाक़े के बारे में मेरा सबसे बुनियादी सवाल बात यह है कि जिस शख्स ने जुर्म किया है उसको कोर्ट ऑफ लॉ कंडेम करे और कोर्ट ऑफ लॉ उसको सजा दे। बरेलवी साहब भी नहीं आएंगे उसकी वकालत के लिए या उसके बचाने के लिए, न मैं आऊंगा। बिल्कुल सही, लेकिन लगारी साहब ऐसी आपको क्यों लगता है और इसकी क्या वजह है? मतलब ये मेरा भी सवाल यही है कि 9 महीने हो गए, 9 महीने हो गए हैं। जी लगारी साहब। 9 महीने हो गए। एक तो ये कि प्रोसिक्यूशन मेरे पास नहीं है, इन्वेस्टिगेशन मेरे पास नहीं है, ना मैंने इन्वेस्टिगेट किया, ना बरेलवी साहब ने प्रोसिक्यूशन किया। कोर्ट में केस ले जाना ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करना इन्वेस्टिगेशन का काम है, फिर जाकर ट्रायल करना कोर्ट का काम है। कोर्ट उसको चलाए, फिर कोर्ट फैसला दे। अगर बरेलवी साहब आ जाए कोर्ट के फैसले के बाद कि जी नहीं करो ऐसा, तो मैं बरेलवी साहब को मना करूंगा, प्लीज वो ना करें। कोर्ट ऑफ लॉ फैसला, कोर्ट ऑफ लॉ फैसला दे। कोर्ट ऑफ लॉ देखें, हर वो शख्स मासूम है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ उसको कंडेम नहीं करती है। यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, बिल्कुल ये दुनिया का माना हुआ कानून है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल इट इज प्रूवन गिल्टी। अगर वो मुझे बड़ा जबरदस्त पॉइंट है लगारी साहब का, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। अब्दुल्ला भाई, इससे पहले कि मैं वापस बरेलवी साहब के पास जाऊं, मैं लगारी साहब की, आप लगारी साहब तो कह रही थी ना विनीश? जी सर। मैं यही बात कह रहा हूं कि 9 मई में मुलव्विस लोगों के खिलाफ 8 माह में आज तक ये IG जो उस वक्त था, ये जो वहां पे सिक्योरिटी के इदारे थे, उनके सरबराहों ने इस्तगासा क्यों नहीं बनाया? और जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, ये जो IG DIG पंजाब है ना, मेरे और लगारी साहब के हवाले 24 घंटे दे दें इनको। ये देखिएगा तोते की तरह किस तरह बोल रहे होंगे कि 9 मई का वाकया हमने किया। हमें पता है सब कुछ पुलिस क्या क्या करवाती है। ठीक है, कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट में इनको। बिल्कुल, ये सही बात है। जैसे हैदराबाद साजिश केस चला था, जैसे पिंडी साजिश केस चला था। बिल्कुल। ये अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है ना PTI का, और ये जो कॉन्फिडेंस है जिससे आज की तारीख में जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नारे बज रहे हैं, और चीफ जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं
उनके खिलाफ इतने बुरे बुरे गंदे गंदे हैशटैग्स चल रहे हैं, ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि 9 मई के अंदर अभी किसी को सजा नहीं हुई है। मैं बरेलवी साहब से भी खुल के लड़ाई नहीं कर सकती, एक तो खैर वैसे मेरे उस्ताद है, सीनियर है, दूसरी बात यह कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित नहीं हो जाएगा हम क्या करेंगे? बताएं अब्दुल्ला गुल साहब, क्यों 9 महीने लग गए? ये अगर वाकया किसी और पार्टी ने किया होता, नून लीग ने किया होता, पीपल्स पार्टी ने किया होता, तो क्या इतना टाइम लगता? देखिए जी, पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर दिया गया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कोर्ट ऑफ लॉ से जो है कि वहां से इनको बकायदा सजाएं दिलवाई जाएं और जो सजा मिल जाए उसको आप बिल्कुल उसके कानून के मुताबिक उसके साथ डील किया जाए। लेकिन इसके अंदर 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक बात की बड़ी खतरनाक कि जी हमारी रवायत नहीं है खवातीन को गिरफ्तार करने की। अगर एक खातून क्रिमिनल है तो फिर इसका मतलब है उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए ना। या तो ताज़ीरात पाकिस्तान गलत हैं या फिर इस फैसले को मेरे ख्याल में इस बात को रिव्यू करना चाहिए और कानून के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह है कि अगर कोई शख्स रो पड़े तो फिर इसका मतलब है उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, या अगर वो कोई खातून है तो उसका क्राइम माफ हो जाता है। क्या जो शुहदा की तस्वीरों के ऊपर जो किया गया गलाजत की गई, मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता नेशनल टीवी पे, आप जानती हैं, और इसी तरीके से जो उनके गर्दनें काटी गई, जिनको भारत ने जो है वो इज्जत दी, जिन्होंने कहा कि वो शेर खान शहीद जिसको हमने कहा कि इसको हाईएस्ट अवार्ड दो, उसकी जेब में हमने जो है वो पर्ची डाल के भेजी कि इसको हाईएस्ट अवार्ड देना। क्या नहीं बोला भारतीय ब्रिगेडियर ने? क्या भारतीय मेजर का इसके ऊपर इंटरव्यू नहीं है? मकसद ये है कि वो लोग अब जो कैंसर की बात कर रहे हैं कि जी कैंसर पेशेंट है, क्यों यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट थी ना, उनकी वीडियो नहीं मौजूद, किधर वो जाना चाह रही थी, बहुत ज्यादा है, 2-3 है, लीड कर रही थी। क्या इन्होंने इंक्वायरी की दरखास्त दी? उन तमाम लोगों ने जिनकी ऑडियो मौजूद है, जिनकी वीडियो मौजूद है, उन्होंने कहा अदालत आलिया से जाके कि जनाब ये हमारी वीडियो नहीं है, इसके ऊपर इंक्वायरी कराई जाए। क्यों नहीं करवाई? इसका मतलब है कि ये उनकी वीडियोज हैं। वो लोग अगर उसके बावजूद उनको पंजाब की सदारत दी जाती है तो इसके अंदर पीटीआई लीडरशिप जो है वो जिम्मेदार है। उनको जो है पूछना चाहिए कि वो मुल्क दुश्मनों के साथ खड़े हैं या मुल्क दोस्तों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान फौज कुर्बानी देती है, रोजाना देती है, जान देती है। कितने सियासतदानों ने दहशतगर्दी की जंग के अंदर अपने बच्चों को भेजा है? बताएं मुझे एक का नाम, किसने भेजा? तो ये ना कहे ना, जो नेशनल वो हमारे जो एक बनाया था, क्या इसका नाम है, 20 नुकात थे, वो सानिया एपीएस के बाद उसमें से 4 नुकात पे अफवाज पाकिस्तान ने जो उसके जुमरे में आते थे उसके ऊपर अमल किया, लेकिन बाकी जो 16 नुकात थे उस पर अमल करना किसका काम था? ये बताए ना कोई। आखिर क्यों नहीं बताना चाहता कोई? क्यों नहीं बताना चाहता कि क्या वजह है कि टीटीपी के लोगों के साथ मुज़ाकरात के बाद किस तरीके से तालिबान जो थे, जो टीटीपी के दहशतगर्द थे केपीके के अंदर, उन्होंने जो है एक नया जो है वो जन्म ले लिया और वो 600 से उनकी तादाद 7,200 एक हफ्ते के अंदर हो गई। कैसे हो गई? ये वो तमाम बहुत पीछे चले गए सवाल है। पर मैं डिप्रेशन में हूं। ये भी सवाल है। नहीं एक मिनट नहीं भाई, नहीं मेरी बात सुने, मैं बड़ी डिप्रेशन में हूँ भाई। 9 मई हो गया, रियासत के ऊपर हमला हो गया, जीएचक्यू के ऊपर हमला हो गया, मुराद सईद की ऑडियो है, सबको पता है किसने किस किस जगह पे पहुंचना, उस जगह पे पहुंचे। शरियार आफरीदी का ऑडियो वीडियो पैगाम है कि जी चलो चलो जीएचक्यू चलो। यास्मीन राशिद का जिक्र आप करिए। मैं इतने डिप्रेशन में हूँ, 9 महीने हो गए, हम 9 मई को बैठ करके रो रहे हैं, अभी तो कुछ हो नहीं रहा और 8 फरवरी को इलेक्शन खड़ा है। मुझे तो लग रहा है इलेक्शन की मुहिम भी नहीं चल रही। सर ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है भाई, मैं खुद इतनी डिप्रेशन में। लाहौर के अंदर जाते हैं तो लाहौर के अंदर एक खास जज साहब के पास चले जाते हैं, क्यों नहीं जाते? हर जगह उनको रिलीफ मिल जाता है। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ओके अब्दुल्ला साहब, आई गॉट योर पॉइंट हैज रीच्ड मी वेरी वेल एंड वेरी सेफली, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड है, मुजाहिद बरेलवी साहब के पास जाएंगे कि अब इस पूरी डिस्कशन के बाद अब वो क्या समझते हैं, ये इलेक्शन का क्यों नहीं रौला रप्पा लगा हुआ। एक ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड डिस्कशन है। लगारी साहब, पता नहीं बरेलवी साहब किधर चले गए हैं, अपना स्काइप बंद करके, या नाराज हो गए हैं या बाकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। भाई मिलाएं जरा, बरेलवी साहब को प्लीज मिला लें, उनको नाराज नहीं करना। अब्दुल्ला साहब अगर आपने नाराज कर दिया ना तो ये बड़ा गलत काम हो गया आज शो में, लेकिन कोई बात नहीं। लगारी साहब मेरी बात सुने। लगारी लोगों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं?
नहीं मिलनी चाहिए। नहीं नहीं जी, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ भी सर आंखों पर बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब आम को पता होना चाहिए कि जो 9 मई जिन लोगों ने किया है उनका जो रियासत है, जो आइन है, जो कानून है, वो उनके साथ क्या सलूक करता है। लगारी साहब वो पिछली दफा 33 दिन रह गए। ओके अब्दुल्ला साहब, लगारी साहब 33 दिन रह गए हैं और 33 दिन के अंदर 33 दिन के बाद इलेक्शंस होने हैं, लेकिन मुझे तो कोई माहौल ही नहीं लग रहा। ना मैं देख रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ना बिलावल साहब इस तरह पंजाब में आकर के जलसे कर रहे हैं। खैर पीटीआई की तो आप बात ही छोड़ दें, मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, उनकी अलग जो है वो मोबिलिटी उनकी रिस्ट्रिक्ट हुई है। ये किस तरह का इलेक्शन है? इस इलेक्शन को फिर कौन मानेगा? जी लगारी साहब। देखिए कोई माने या न माने, खिलाड़ी यही हैं, प्लेयर यही हैं आपके पास जो कुछ हैं। यही पीएमएलएन है, यही पीपल्स पार्टी है, यही पीटीआई है, यही मौलाना फजलुर रहमान है। सबके अपने अपने रिजर्वेशन होंगी। जहां तक असल 9 मई के वाक़े का ताल्लुक है, तो 9 मई का वाक़या किसी के खिलाफ हुआ था या नहीं हुआ था? पाकिस्तान के एक इदारे के खिलाफ हुआ था या नहीं हुआ था? जी जी बिल्कुल हुआ था। डायरेक्ट फौज को निशाना, मैं बात कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट फौज की बात कर रहा हूँ। फौज को निशाना बनाया गया था या नहीं बनाया गया था? कोर कमांडर हाउस को निशाना बनाया गया था, नहीं बनाया गया था? अपना जीएचक्यू को डायरेक्ट निशाना बनाया गया, नहीं निशाना बनाया गया? एमएम आलम की और कैप्टन शेरगुल के जो वो थे अपना यादगारों को निशाना बनाया गया, नहीं बनाया गया? इतने क्लियर चीजें वाकई दुनिया के सामने कैमरे दिखा रही हुआ है ना, तो फिर यार एक तो फादर जुर्मायत करो ना किसी के खिलाफ। ये क्या बात हुई? आप कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? कौन करेगा जाकर इन्वेस्टिगेशन? कौन प्रोसिक्यूशन करेगा? कौन कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा और कहेगा कि जनाब इस शख्स ने ये किया है, इसको सजा दो, ये फलां पार्टी का, इस पार्टी का लीडर ने ये कहा है कि 9 मई इसलिए हुआ कि मुझे गिरफ्तार किया गया था और मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे, दोबारा 9 मई होगा। इससे बड़ा कन्फ्यूजन और क्या होता है? ये कहा था इमरान खान ने, सरेआम कहा था, मीडिया के सामने कहा था ना, बिल्कुल, कि जनाब 9 मई इसलिए हुआ कि मुझे गिरफ्तार किया गया, अगर दोबारा गिरफ्तार करोगे दोबारा 9 मई होगा। ये कन्फ्यूजन था। आप उसको प्राइम सस्पेक्ट करके उसके ऊपर ट्रायल किया, कोई आपने फर्द जुर्मायत की या नहीं की है? उसको हीरो बनाया गया, उसके जनाब उसके लिए तराने गाए गए, उसको तो आसमानी मखलूक बना दिया गया, और बाकी हम रह गए बहस करने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जान को खतरा है, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिस पर हम कहें कि नहीं है खतरा? उन पर अटैक हो चुका है, उनके जलसे पर अटैक हो चुका है, बिल्कुल, उनके और अटैक एक से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। या मौलाना साहब कह रहे हैं ना कि इलेक्शन आगे कर लेना, क्योंकि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, मुझे कैंपेनिंग का मौका नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हद मुकर्रर कर दी है। कितने फैसले होंगे सुप्रीम कोर्ट के जिनको हम एक तरफ रखते जाएंगे और फिर उसके बाद हम स्टेट को कहेंगे कि ये एक लीगल लेजिटिमेट स्टेट है? कौन कहेगा इसको? फिर बनाना स्टेट क्यों नहीं कहेंगे लोग? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुलां और फुलां जो है वो ताहयात नाअहल हैं, अगर ये सब कुछ आइन में नहीं लिखा हुआ है, कानून में नहीं लिखा हुआ है यार। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप लोग को एक खबर भी दे दूं जो कि जाती नौयत की है, हमारे शो से रिलेटेड। बरेलवी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, पक्का नाराज हो गए हैं, तो अब्दुल्ला साहब आप क्लोजिंग कमेंट्स दे दें। मैं लगारी साहब के साथ बिल्कुल 100% इत्तेफाक करती हूँ। जब तक 9 मई वालों का फैसला नहीं होगा तब तक मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान के अंदर सही तरह से सैनिटी प्रिवेल नहीं करेगी। अब्दुल्ला साहब प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स, लास्ट 2 मिनट्स फॉर यू। देखें, अगर आपने जो है वो इजाजत दे दी इस तरीके से वाकयात के बाद लोगों को इलेक्शन में लड़ने की, तो फिर मेरे ख्याल में टीटीपी को भी इजाजत दे देनी चाहिए। इसी तरीके से मैं ये समझता हूं कि अगर आपने ये काम करने दिया तो फिर एक बड़ी बात वाजे है, फिर ना पाकिस्तान में कोई इदारा जो है वो रह जाएगा, ना उसकी रिट रह जाएगी, और यहाँ वो लाकानूनियत होगी जिसको आप समेट नहीं सकेंगे आने वाले कई सालों में। इसलिए मेरा ख्याल है कि कानून को सोचना चाहिए, लाडलाइज्म और फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, घर वालों की बातों के अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि रियलिटीज को जो है वो सामने रखना चाहिए। जहां तक इलेक्शन कमीशन के सिंबल की बात है, मेरी अपनी पार्टी का सिंबल पहले लैपटॉप
लैपटॉप था, तहरीक जवानान पाकिस्तान है और जवानों का सिंबल आपको पता है लैपटॉप होता है, बड़ा उनके साथ लगाव होता है, लेकिन वो लेके हमसे सूरजमुखी का फूल दिया गया तो हमने तो कोई इसके ऊपर एतराज नहीं किया, क्योंकि ये सवाबदीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुआ करता है। इसीलिए आज ये आप किसी के साथ पीली अजानदारी शर्ट नहीं पहन हुआ कर आए हैं करती। शो में अपने निशान को रिप्रेजेंट करते हुए। दैट इज व्हाई यू आर वेयरिंग द कलर येलो सर। जी जी बिल्कुल। Absolutely. मैं अपनी अच्छा, पार्टी अभी को अभी अब्दुल्ला साहब अब आपने एक काम कर रहे हैं, वो ये है कि आपको बरेलवी साहब को खाना खिलाना पड़ेगा क्योंकि शो से तो वो मैं चले गए हैं। सो बरेलवी साहब आई हैव जो टू हैं, रैप हमारे अप, आई हैव बुजुर्ग टू हैं। रैप अप। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर बरेलवी प्लीज साहब प्लीज। हमारे बुजुर्ग हैं, वो पिछली दफा 31 तारीख को पीएनएन का एक प्रोग्राम था, उसमें भी वो आए ये और मुझे जब लगता मैंने है उनसे एक सवाल ये पूछा, ये अब्दुल्ला वाला जो साहब सवाल आपने ये कि- बुजुर्ग कह के ना उनको ज्यादा नाराज कर दिया। आप जवान कहे आप सरबराह हैं नौजवान आने पाकिस्तान, आप उनको नौजवान कहे। ओके गाइस, आई हैड अ वंडरफुल डिस्कशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वालों को मजीद क्लैरिटी हुई होगी। वो जो कुछ अभी भी समझ रहे हैं ना, भाम है उनके दिमाग में कि 9 मई को ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, हम आपको मजीद अवेयरनेस देते रहेंगे जब तक 9 मई वालों का फैसला नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट का ज्वाइन करने के लिए। आपसे इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।